अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ध्रुव आपके स्कूल में हो गया, क्या मतलब समझ में आता है? समझ नहीं आया? चलो अच्छा ठीक है। तो अरिथमेटिक वर्ड का मतलब तो मैं आपको बता देता हूँ। अरिथमेटिक वर्ड का रेफरेंस इस चैप्टर में है प्लस एंड माइनस, इन दो सिंबल से। और प्रोग्रेशन वर्ड समझने के लिए हमें दो एक वर्ड और समझना पड़ेगा, दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस वर्ड का मतलब तो पता होगा। सीक्वेंस का मतलब एनीथिंग, या कोई लिस्ट हो या कुछ और चीज़ हो इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। पर्टिकुलर ऑर्डर बोल सकते हो आप। स्पेसिफिक ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर एक ही बात है। अब ये जो सीक्वेंस है, दैट कुड बी दो चीज़ें हैं यहाँ पर। अ, ये जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, ये लिस्ट वगैरह पर्टिकुलर ऑर्डर में है। मे हैव सम पैटर्न, मे नॉट हैव एनी पैटर्न। पैटर्न से मतलब कि कोई उसमें सिमिलैरिटी नहीं है। पैटर्न का मतलब कि कोई उसमें एक सिमिलैरिटी आपको नज़र नहीं आ रही, कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। और इस वाले पॉइंट को, अगर उसमें पैटर्न है तो हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। अगर आपको एक सीक्वेंस के अंदर कुछ पैटर्न नज़र में आता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इस चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी शॉर्ट में बोल सकते हैं। एपी है, जीपी है, एचपी है, अलग अलग चीज़ें हैं। फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में नहीं करेंगे। हमारा मतलब है इससे अरिथमेटिक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक सीक्वेंस, किसी एक चीज़ का पर्टिकुलर ऑर्डर जिसमें एक हमको पैटर्न नज़र में आता है, और वो पैटर्न भी अरिथमेटिक से रिलेटेड है, मतलब प्लस या माइनस से रिलेटेड है। अरिथमेटिक का मतलब प्लस या माइनस। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को करते हैं कंबाइन। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा कि एक ऐसी सीक्वेंस जहाँ पर एक ऐसी सीक्वेंस जहाँ पर हमको एक पैटर्न नज़र में आता है और वो पैटर्न प्लस या माइनस में है। मतलब कि हमारा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम शॉर्ट में इसको आगे से एपी बोलेंगे, पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे।
It is a sequence of some terms. टर्म्स का मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की एक सीक्वेंस वेयर अब हमको पैटर्न बनाना है, वो भी प्लस माइनस में। तो उस प्लस माइनस में वीडियो इज़ नॉट क्लियर। अच्छा कोई बात नहीं, सुनते रहो, जब क्वेश्चन करने आएंगे तब मैं थोड़ा सा देखता हूँ, ये हो जाएगा 2 मिनट में क्लियर, अभी सुनते रहो। एक ऐसी सीक्वेंस है जहाँ पर जो टर्म्स हैं या एलिमेंट्स हैं, हम वर्ड टर्म से रेफर करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में। एक ऐसी चीज़ों की सीक्वेंस है जहाँ पर एक फिक्स्ड क्वांटिटी, हमें पैटर्न बनाना है तो उसके लिए कुछ एक चीज़ लेनी पड़ेगी जिसके बेसिस पर हम वो पैटर्न बना पाए, जहाँ पर वो फिक्स्ड क्वांटिटी इज एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच सक्सेसिव टर्म्स। मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि टर्म्स को हम रेफर करते हैं ए से। फॉर एग्जांपल टर्म्स को हमने रेफर करा विद द लेटर कैपिटल स्मॉल A1 फर्स्ट टर्म, A2, A3, A4 इस तरीके से चलता जा रहा है। इसको मैं एक सीक्वेंस बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन एपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरीके से चलता जा रहा है। एंड फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाते टाइम मैंने एक ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, इस फिक्स्ड क्वांटिटी को नाम दिया लेटर डी। फिक्स्ड क्वांटिटी एक डी को मैंने प्लस कर दिया। सेकंड टर्म में मैंने कुछ वही चीज़ ऐड करके थर्ड टर्म बना दी। थर्ड टर्म में उसी क्वांटिटी को ऐड करके मैंने फोर्थ टर्म बना दी। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। अब क्या बन गया ये? ए पी। मतलब समझ में आया? मतलब कि अगर इन टर्म्स के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, कुछ पैटर्न नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है, इट इज़ अ सीक्वेंस, नॉर्मल सीक्वेंस। बट जैसे ही मैंने डी को प्लस या डी को माइनस, या तो सारे प्लस होंगे या सारे के सारे माइनस होंगे, कोई भी एक चीज़, या तो सारी चीज़ मैं एक फिक्स्ड एक नंबर को ऐड करता चला जा रहा हूँ या एक नंबर को माइनस करता चला जा रहा हूँ हर नंबर में, इट बिकम्स ए पी। एक आपको नंबर्स के थ्रू एग्जांपल दे देता हूँ। देख, 1, 3, 7, 15, 50। क्या इसमें आपको कोई पैटर्न नजर में आ रहा है? किसने बोला ये? कपीश, वैसे तो ऑड नंबर्स कोई पैटर्न नहीं है, और मैंने 50 भी लिख दिया वैसे इवन के लिए। ऑड नंबर्स कोई पैटर्न नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। पैटर्न का मतलब कि जैसे मैं फर्स्ट से सेकंड टर्म पर गया, सेकंड से थर्ड पर गया, तो क्या आप मतलब पैटर्न का मतलब कि क्या आप 50 के आगे आने वाली टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो?
पैटर्न ढूंढने का मतलब कि क्या नेक्स्ट टर्म क्या होगी आप पता कर सकते हो। मान लो अगर ऑड भी होते तो ऑड में भी कोई पैटर्न नहीं चल रहा ना, यहाँ 2 का गैप था, यहाँ 4 का गैप है, फिर 8 का गैप आ गया, तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ठीक, तो इसको मैंने बोल दिया सीक्वेंस, जहाँ पर हम कुछ रिलेट ना कर पाए चीज़ों को। दूसरी चीज़ मैंने लिखी 2, 5, 8, 11, 14, डॉट 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 का मतलब दिस चीज़ कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर क्या आप जज कर सकते हैं, यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, यहाँ से यहाँ पर आते टाइम मैंने 3 को करा ऐड, यहाँ से यहाँ पर जाते टाइम भी मैंने 3 को करा ऐड, यहाँ पर भी मैंने 3 को करा ऐड, यहाँ पर भी मैंने 3 को करा ऐड, एंड डॉट लगाने का मतलब कि ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। इस केस में ये बन गया एक एपी। ठीक है, एपी होने या एपी ना होने में डिफरेंस समझ में आया? पक्का आ गया ना सबको, एपी होना या एपी ना होना। अब हम थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पर इस चैप्टर में आपके लिए नया चैप्टर है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, उनको किस चीज़ से डिनोट करा जाएगा, वो सब चीज़। तो जो मैंने अभी बोला आपसे टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, पहली चीज़ आती है टर्म्स। हम इसको डिनोट करते हैं ए से, कभी कभार हम टी से भी कर देते हैं, मोस्ट लाइकली ए से। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स, हमारी एपी के अंदर, एपी क्या है, एपी होती है काफ़ी सारे नंबर्स की एक सीक्वेंस जिसमें पैटर्न नज़र आ रहा है। अब उस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, 10 टर्म्स की एपी है, 50 टर्म्स की एपी है, 20 टर्म्स की एपी है, उसको डिनोट करते हैं हम लेटर एन से, एन, एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद जो पीछे एग्जांपल में मैंने 3 ऐड करा, 3 फिक्स्ड क्वांटिटी, जिसको मैंने स्टेटमेंट में फिक्स्ड क्वांटिटी बोला था, फिक्स्ड क्वांटिटी जिसको मैंने बोला था, उसको इस चैप्टर में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करेंगे लेटर डी से। क्लियर? तभी मैंने वहां डी प्लस या डी माइनस लिखा था। जो फिक्स्ड क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको हम डिनोट करेंगे लेटर डी। उसके बाद एक एपी में अगर मैं लास्ट टर्म के बारे में बात करूं या फिर nth टर्म भी हो सकता है, टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो nth टर्म मतलब कि अगर 10 टर्म्स है 10th टर्म, 20 टर्म्स है 20th टर्म, तो हम इसको रेफर करते हैं a और नीचे छोटा सा n, a n। उसके बाद सम, सम किसका, ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कि स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म्स तक का सम हम डिनोट करते हैं कैपिटल S और नीचे छोटा सा n। मतलब कि अगर 10 टर्म्स हैं, मुझे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, तो a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a1 से a10 तक सारी टर्म्स का सम इसमें आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई?
बस आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये सारे वेरिएबल्स हैं इस चैप्टर के, ए एन डी ए एन एस एन। अब इनके फॉर्मूलेज भी होंगे। तो फॉर्मूले के नाम पर हमारे पास क्या बनेगा? अगर मैं डी का फॉर्मूला देखता हूँ तो डी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए एन माइनस ए एन माइनस वन, मतलब कि एक टर्म और उससे पहले वाली टर्म। फॉर एग्जांपल ए टू माइनस ए वन, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई भी दो टर्म्स का सम जो कॉन्जिक्यूटिव हो। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ये है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। और इसके अंदर हम लिखते कैसे हैं? सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, मतलब कि बड़ी वाली टर्म माइनस छोटी वाली। बड़ी वाली और छोटी वाली का मतलब वैल्यू से नहीं। ध्रुव, मैं साथ साथ समझा रहा हूँ। वीडियो का ना आज थोड़ा सा इशू चल रहा है, पता नहीं क्यों। हो जाएगा वो क्लियर। आपको मैं नोट्स तो वैसे भी क्लास के बाद भेजूंगा ही। तो आज तो वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम अभी आज थोड़े बहुत ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। एंड अगर आपको वॉइस में कुछ दिक्कत आ रही है तो एक बार रिफ्रेश करके देख लो। ठीक, वॉइस की किसी और को भी दिक्कत आ रही है क्या? ठीक। सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग का मतलब बड़ी वाली टर्म, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। चाहे थर्ड टर्म बड़ी हो चाहे सेकंड टर्म बड़ी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बाद में आने वाली टर्म माइनस पहले आने वाली टर्म। दूसरा फॉर्मूला निकलता है ए एन का। ए एन क्या था? nth टर्म, लास्ट टर्म। ए प्लस एन माइनस वन डी, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के मतलब का नहीं है। बेसिक फॉर्मूला है ये वाला, बेसिकली काम आता है ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी हम इसको अप्लाई भी करके देखेंगे। एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ज़्यादातर काम में आता है ये वाला फॉर्मूला। इन तीन के फॉर्मूले हैं, बाकी वो टर्म्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि किस टर्म का क्या मतलब है। ए यूज़ होता है टर्म्स के लिए, एन यूज़ होता है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ए एन यूज़ होता है लास्ट टर्म के लिए, और डी को यूज़ करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए। दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है। क्लियर ये सारी चीज़ें? पक्का? A is used for terms, N number of terms, D common difference, AN last term, SN sum of first n terms। ये सब बातें हैं। अब बस एक आखिरी बात, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं।
ये सब ऊपर जो हमने बात करी ये तो थी कि अगर हमको एपी गिवन है, अगर हमको एपी गिवन है तो ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, वो सारे फॉर्मूलेज लग जाएंगे, वो सारी वैल्यूज लग जाएंगी, बाकी सब। बट अगर हमको शो करना हो हाउ टू शो दैट फॉलोइंग इज एन एपी, अगर आपको एपी है या नहीं है ये चीज़ बतानी हो तो आप कैसे बोलोगे? मान लेते हैं हमको एक सीक्वेंस तो दी ही होगी, A1, A2, A3, A4, A5, ओके। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक एपी के अंदर फर्स्ट से सेकंड टर्म में जाते वक्त कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे D1। D1 का मतलब A2 माइनस A1। फिर हम एक और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। लेट से इन दोनों में कर लेते हैं। हमने इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस निकाला और हमने इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस निकाला, A3 माइनस A2। अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाते हैं, अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाते हैं, या दूसरा केस हो सकता है कि बराबर ना आए, नॉट इक्वल्स टू। अगर इक्वल्स टू है तो AP है, और अगर बराबर नहीं आते, कहा था कि AP कैसे शो करा जाए। अगर एक सीक्वेंस के अंदर मैं बोलूं कि दो टर्म्स का डिफरेंस, यही बोला था हमने, सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब साथ साथ वाली टर्म्स, बाद में आने वाली टर्म माइनस पहले आने वाली टर्म। अगर मैं इन दोनों में देखता हूँ, बाद में आने वाली टर्म माइनस पहले आने वाली टर्म, इनका डिफरेंस, दो कॉमन डिफरेंस निकाले अलग अलग टर्म्स को लेके, अगर ये बराबर आता है तो इट इज़ एन एपी। बट अगर बराबर नहीं आता तो नॉट एन एपी। ये बात समझ में आई? अब आप दो डी निकालने के लिए, मैंने फर्स्ट सेकंड को लिया, सेकंड और थर्ड को लिया, आप चाहे थर्ड और फोर्थ को लो, फोर्थ और फिफ्थ को लो, कोई भी दो केसेस ले लो, फॉर्मूला सेम लगेगा, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A4। सत्यम पहली बात तो A3 माइनस A4 नहीं, A4 माइनस A3 होगा, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो इक्वल नहीं होता तो हम बोल देंगे कि एक AP नहीं है। आपको चार पांच तीन चार टर्म से ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं दे रखी होगी, और जनरली अगर फर्स्ट थ्री टर्म्स में वो AP बन रहा है तो आगे भी सेम चीज़ बन रही होगी। आपको इस तरीके से कंफ्यूजिंग केस नहीं दिया जाएगा कि फर्स्ट टू में लग गए, फर्स्ट थ्री में लग रहा है और लास्ट टू में नहीं लग रहा। अगर आप फर्स्ट थ्री टर्म्स में चेक करते हो और उसमें AP बन रहा है तो वो आगे की टर्म्स में भी बना रहा होगा। वैसे तो सारी टर्म्स चेक करनी चाहिए, बट आपके लेवल के हिसाब से इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको हर टर्म के लिए निकाल के देखना पड़े। तो आप फर्स्ट थ्री टर्म्स में चेक करके देख लो, AP बन गया तो बन जाएगा, अगर नहीं बनता तो हम मना कर देंगे, ठीक है। वैसे अगर आप मेरे से पूछते हो कि फर्स्ट थ्री टर्म्स में तो लॉजिक लग रहा है,
और इसमें नहीं लग रहा A3 और A4 में, और A4 और A5 में लग रहा है। तो इन दो में नहीं लग रहा ना, तो मतलब AP नहीं है। ठीक है। सिर्फ इतनी सी ही बात है इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं। अब हम क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं, एक छोटी सी बात। हमने डी लिखा है कहाँ पर, ये रहा डी। कॉमन डिफरेंस क्या लगता है, डी पॉजिटिव वैल्यू तो ले ही सकता है, क्या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? डी की कुछ माइनस में वैल्यू हो सकती है, जैसे -5। ठीक है, कबीर ने बोला हो सकती है। और रूट में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, √2, √3, √4। नो। ओके। क्या डी की वैल्यू 0 हो सकती है? इट कैन बी एनी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब पता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रूट, जीरो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सेम आनी चाहिए बस। ओके। सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करें या एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ बीच में? एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। मैंने आपको एक सीक्वेंस दी, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में आपको दे दिया 108। ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे। सबसे पहले तो फाइंड, पहली चीज A1। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म निकालो। दूसरी चीज n बताओ क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तीसरी चीज, वैसे ये तो फर्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए था, वेदर इट इज एन एपी और नॉट, क्या ये एपी है या नहीं। वैसे मैंने तो एपी सोच के ही लिखा है, तो एपी होगा, तो ये मेरे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया। यस, एपी। एक एक चीज़ का प्रूफ करके दिखाएंगे कि मतलब निकाला कैसे है, क्या करा है। फोर्थ, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैलकुलेट ए 10, 10th टर्म। हमें 10th टर्म कैलकुलेट करनी है। 10th टर्म क्या बनेगी, लिखने का तरीका देखते रहना। 10th टर्म A10, उसके बाद, अच्छा A10 के साथ ऐसा करते हैं, A12 भी देख लेते हैं, दो टर्म्स निकालेंगे, 12th टर्म भी निकालेंगे। और क्या निकालें, कैलकुलेट S6 एंड S7। S6 और S7 निकालना है।
और क्या बचा हमारे पास? ए हो गया, एन हो गया, डी भी निकाल लेते हैं, चलो फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस, एन प्लस एन। और एक लास्ट, फाइंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स। मतलब कि 108 तक जितनी भी टर्म्स हैं जो यहाँ से पता चलेगा, इसके बाद एक, दो, तीन, ये तीन टर्म्स और निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन का मतलब है ये तीन टर्म्स और निकालो। सारे सारे क्वेश्चंस, इट इज़ नॉट क्लियर। वीडियो तो चलो क्लियर हो जाएगी, बट क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं? अच्छा, वैसे आप लोग बताना, उसके बाद मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा। पर सबसे पहले तो इस चीज़ का आंसर दे दो, एपी है या नहीं, वेदर इट इज़ एन एपी और नॉट। ठीक है, आंसर आया यस इट इज़ एन एपी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट टर्म क्या होगी? टू, बिल्कुल ठीक। सेकंड टर्म का आंसर, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ये शायद आप लोग ना कर पाओ। अच्छा, 54 निकाल दिया। सत्यम फॉर्मूले में डाल के निकाला है या लॉजिक से निकाला है? कि मतलब वैसे मैंने इवन टर्म्स लिखी हैं तो टू से डिवाइड कर दिया आपने, या फॉर्मूले से निकाला है? अच्छा, ध्रुव ने भी 54 बोल दिया। फॉर्मूला अप्लाई करा है या लॉजिकली निकाला है? लॉजिकली। तो लॉजिकली तो फिलहाल नहीं, ये तो मैंने इजी क्वेश्चन बनाने के लिए इजी सा दे दिया, तो आप लॉजिकली निकाल रहे हो, अदरवाइज तो दिक्कत आएगी। तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा हम करके देखेंगे कि कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट, A10, चलो A10 बताओ, A10 और A12 बताओ। सत्यम, फार्मूला, फार्मूला सत्यम, पीछे हमने AN का फार्मूला लिखा था ना, वो वाला फार्मूला लगे। 20 एंड 24, ध्रुव एंड उत्कर्ष, आपने फिर लॉजिक का अप्लाई करा, तो लॉजिक हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। फिफ्थ पार्ट भी फॉर्मूले से निकलेगा, और सिक्स पार्ट कॉमन डिफरेंस तो आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या क्या बनेंगे? व्हाट विल बी द नेक्स्ट थ्री टर्म्स? 110, 112, 114। ठीक है, एक एक करके करना शुरू करते हैं। ध्रुव, अब रजिस्टर जो क्लियर नहीं है ना, मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बाद में जो मैं नोट्स भेजूंगा उसमें से पढ़ लेना। बार बार थोड़ा ब्लर हो रहा है आज, मैं आपको पूरा का पूरा डिस्कस करता रहूँगा, बोलता रहूँगा कि क्या क्या लिखता जा रहा हूँ। आंसर के अंदर सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा थर्ड पार्ट से, कि एपी है या एपी नहीं है। एपी है या एपी नहीं के लिए मैंने निकाला D1, जो लास्ट में चीज़ लिखी थी। D1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और D2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। आप जल्दी से ये एक बार एपी लिख लो अपने ये सीक्वेंस लिख लो, 2468 टिल 108, क्योंकि जब वैल्यूज डालेंगे तो बार बार मैं ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा पेज को। 2468, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 2, 4 and 6। नाउ
D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म थी 4 और फर्स्ट टर्म थी 2, इट इज 2। थर्ड टर्म थी 6, सेकेंड टर्म थी 4, इट इज 2। Here these are equal, that means therefore it is an AP। ये AP है। उसके बाद मैं करता हूँ फर्स्ट पार्ट। हमसे पूछा A1 निकालने के लिए। A1 तो साफ साफ 2 दिख रहा है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमसे पूछा कॉमन डिफरेंस D बताओ। अब D का फॉर्मूला A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 दैट इज 2। अपने पास वैल्यूज लिखते जाना। कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है। उसके बाद मैं आपके लिए कैलकुलेट करता हूँ फोर्थ पार्ट, पार्ट नंबर फोर्थ। फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर ए और डी हम कैलकुलेट कर चुके ऊपर वाले पार्ट्स में, और एन फोर्थ पार्ट में हमको A10 निकालने के लिए बोला, A12 निकालने के लिए बोला। ध्यान से देखो, यहाँ जो n लिखा हुआ है उसकी जगह यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है। तो A10 कितना बन जाएगा? A प्लस 10 माइनस 1 D, A प्लस 9D। वैल्यूज डालेंगे। A की वैल्यू थी 2 प्लस 9 इंटू 2, वैल्यू आ गई 20। हमें निकालना है A12। A प्लस 12 माइनस 1 D, A प्लस 11D, 2 प्लस 11 इंटू 2, 24। अब मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो, फॉर्मूला लगाया हमने an वाला, और जो हमको n की जगह 10 रखना था, 12 रखना था, मैंने 10 और 12 रख के n की वैल्यू में 10 डाला, 12 डाला, और फिर मैंने a और d की वैल्यूज डाल दी। आंसर आया 20 एंड 24। क्लियर? फोर्थ पार्ट भी हो गया। ठीक। फोर्थ पार्ट के बाद हम चलते हैं, किस पर चलें? सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमसे बोला नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। सेकंड पार्ट में हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, n कैलकुलेट करना है। n कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमको टोटल टर्म्स निकालनी है, तो ए एन को हम लास्ट टर्म मान लेते हैं। ए एन लास्ट टर्म हो गई। ए और डी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, और एन की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ए एन कितना आ जाएगा? 108, जो हमारी लास्ट टर्म चल रही थी, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू थी 2 प्लस एन हमको नहीं पता तो एज इट इज, और डी की वैल्यू 2। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ एन की वैल्यू कितनी आएगी?
जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ n की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके कितनी आई। अरे आप लोगों ने निकाल रखा है 54। फॉर्मूला समझ में आया? कोई हमको बीच की स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी हो तो हम n की जगह वो पुट कर देते हैं, और जब हमको n निकालना है तो हम an की जगह वो लास्ट टर्म को पुट कर देते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट के बाद मेरा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, देखो यहाँ पर मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ बचा है एक, तो सिक्स्थ हो गया और सेवेंथ बचा है। तो पहले सेवेंथ करते हैं और फिर फिफ्थ करेंगे। सेवेंथ में है फाइंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स। मेरे पास टोटल टर्म्स आई 54। सेवेंथ पार्ट, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। टर्म्स बनेंगी कौन कौन सी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स होंगी कौन कौन सी। सेकंड पार्ट का फॉर्मूला नहीं समझ आया। सेकंड पार्ट के अंदर तो ये वाला तो फॉर्मूला था, हमें n की वैल्यू निकालनी थी और इसको मैंने लास्ट टर्म मान लिया an, ये लास्ट टर्म थी। उसके बाद तो 2 को इधर भेजा 106 बना, फिर 2 डिवाइड में आया 53 बना, फिर 1 प्लस में गया 54 बना। वर्किंग दिखा देता हूँ आपको, लो 108 माइनस 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1/2, फिर 106 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और उसके बाद n इज इक्वल्स टू 53 प्लस 1, और उसके बाद ये आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 54। नेक्स्ट थ्री टर्म्स, टोटल टर्म्स थी हमारे पास 54। नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन कौन सी होंगी, वैल्यू नहीं, टर्म्स कौन कौन सी होंगी। देखो 110 उस टर्म की वैल्यू है, टर्म कौन सी होगी, A55, A56, A57। दीज आर द थ्री टर्म्स जो हमारे पास नेक्स्ट होंगी, और इन टर्म्स की वैल्यू 110, 112, 114। तो अगर मेरे को A55 निकालना है तो डायरेक्टली नहीं, फॉर्मूले से, जो हमारा फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस वाले फॉर्मूले से ए एन की जगह A55, ए प्लस 55 माइनस 1 डी, ए था 2 प्लस 54 इंटू डी था 2, सॉल्व होके कितना आएगा 110। सेम A56, ए प्लस 56 माइनस 1 डी, सॉल्व होके आएगा 112। A57, ए प्लस 57 माइनस 1 डी, 114। समझ में आया? नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी A55, A56, A57, या आप बोल सकते हो 55th टर्म, 56th टर्म, 57th टर्म। एंड अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 56th टर्म, तो देन 56th टर्म इज 112। टर्म और टर्म की वैल्यू के बीच में डिफरेंस समझ में आया? What next three terms are 55th, 56th and 57th term, and
56th term is 112, 57th term is 114. ठीक है, आई होप क्लियर। अब हमारा लास्ट पार्ट है फिफ्थ। छोटा सा फॉर्मूला है तो करवा देता हूँ। वैसे तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको सम नहीं निकालना, बट अब हम क्वेश्चन लेके बैठे ही हैं तो कर लेते हैं। हमें निकालना है S6 S7। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, S6 मैं कर देता हूँ, S7 एक बार आप करके बताना। S6 n की जगह 6 आ गया, n की जगह 6/2 प्लस 2a प्लस n की जगह 6-1 d। 6/2, यहाँ पर प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई होता है ना, ये प्लस गलती से लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू थी 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10। सॉल्व होके हमारे पास आएगा 14 इंटू 3 42। देखो मैं साफ कर रहा हूँ आपके लिए, एक बार ध्यान से देखो। एस एन के फॉर्मूले के अंदर मैंने n की वैल्यू जो यहाँ चल रही थी n की वैल्यू डाली, बाकी सारा एज इट इज। यहाँ पर भी n की वैल्यू डाली, a की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, d की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, और फिर बस इसका सॉल्विंग वाला पार्ट। जल्दी से बताओ S7 कितना आएगा। S7 कपीश ने निकाला 56। देख लेते हैं। 7/2 2a प्लस n-1 इंटू d। 7/2 ब्रैकेट 4 प्लस 7-1 6 होता है, 6 इंटू 2 12। ये सॉल्व होके आएगा 56, बिल्कुल ठीक 56। बाकी सबको समझ में आया। तो एक तरीके से मैंने आपको इस एक क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर करवा दिया। मैंने इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा एक चैप्टर, ये पूरा चैप्टर में बस यही सब निकालते रहना है। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस और टिपिकल और डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बन सकते हैं, वो सब तो ऑब्वियसली पढ़ना ही है। बट मेन चीज़ें यही हैं, आपको बार बार कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होंगे, इन्हीं सब को निकालने के लिए बोला जाएगा। किसी क्वेश्चन में दो चीज़ें आ सकती हैं, किसी क्वेश्चन में एक चीज़ आ सकती है, किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, सो आज का होमवर्क आप लोगों के लिए क्या बना। आपको रिवाइज करने हैं सारे कंसेप्ट इस टॉपिक के, एंड जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सब भी पढ़ करने हैं। और दूसरी चीज़,
ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन। जो अभी ये मैंने बड़ा सा क्वेश्चन करवाया है इसके सारे पार्ट्स एक बार ट्राई करके देखना खुद से। और एक्सरसाइज का कुछ होमवर्क दूँ ना दूँ, बुक की एक्सरसाइज, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो, दूँ या ना दूँ? दे दूँ?